से बड़ी खबर है जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पुलिस पर बड़ा आरोप है। ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नरेट नहीं, कमीशन का है ये रेट, और आगरा पुलिस जीरो टॉलरेंस को पलीता लगा रही है। आरोप विधायक ने लगाया है अपराधियों, भूमाफियाओं और इन तमाम लोगों को संरक्षण दे रही है पुलिस। आगरा पुलिस सरकार की छवि खराब करने में तुली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जीएस धर्मेश, जिन्होंने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नरेट नहीं है बल्कि कमीशन का ये रेट है, और आगरा पुलिस जीरो टॉलरेंस को पलीता लगा रही है। अपराधियों और भूमाफियाओं को संरक्षण पुलिस द्वारा दिया जा रहा है। वहीं आगरा पुलिस जो है वो सरकार की छवि धूमिल करने में तुली हुई है। मनीष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी है पूरे मामले पर, और बीजेपी विधायक ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं आगरा पुलिस पर? कुछ बता दूं, ये पूरा मामला थाना चत्ता क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस द्वारा एक वांछित वारंटी को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद सिफारिश पर या कुछ लेन देन करके जो विधायक जी ने आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। जिसे लेकर जैसे ही विधायक जीएस धर्मेश को पता चला और उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस कमिश्नरेट नहीं, कमीशन का रेट है। ऐसे अगर बात की जाए तो जीएस धर्मेश की बात की जाए तो लगातार वो कह सकता हूं मैं कि भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं लगातार बोलते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी कई बार जब स्मार्ट सिटी की बात आई थी तो उन्होंने वहां पे भी मोर्चा खोला था, भ्रष्टाचार की जो शिकायत की थी सीएम से। लगातार हम लोग कह सकते हैं कि विधायक जीएस धर्मेश लगातार मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। भ्रष्टाचार की बात की जाए या फिर पुलिस की मिलीभगत की बात की जाए, तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जी मनीष, यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिसिंग उनके अंडर आती है। ऐसे में अगर पुलिस पर कोई आरोप लगता है, उनकी कार्यशैली पर आरोप लगता है, तो कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी की गवर्नेंस पे सवाल उठा रहे हैं विधायक। बिल्कुल सही कहा दिव्य सिंह, क्योंकि सरकार जो है वो भाजपा की है और भाजपा के विधायक हैं, सत्ता विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता से विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो अपनी सरकार पर ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका साफ कहना है कि अगर पुलिस पर, जबकि ऐसे कभी भी पुलिसकर्मियों की बात की जाए या किसी आला अधिकारी की बात की जाए, वो साफ कहते हैं कि हम लोग ऐसा जो धूमिल नहीं करने देंगे सरकार की छवि को। इसके अलावा जो भाजपा सरकार है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कही उन्होंने, क्योंकि वो एक जनता के बीच में रहने वाले चहते हुए नेता हैं, उनकी छवि को खराब नहीं करने देंगे। और वहीं अगर बात की जाए पुलिस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनका साफ कहना है सीएम से शिकायत की गई कर दी है, उसके बाद आगे शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए, जब आगरा कमिश्नर थे तो उन पर, तत्कालीन जो कमिश्नर थे उन पर भी जब कार्रवाई की गई थी तो वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के तहत की गई थी, क्योंकि भूमाफिया में एक बड़ा खेल खेला गया था, उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की गई थी। तो यह अब ये देखने वाली बात होगी कि आगरा कमिश्नर भी इस लपेट में ना आ जाए फिर से, कि नए जो कमिश्नर है जय रविंद्र कौर, हालांकि बात ये भी कही जाती है कि वो एक तेज तर्रार अधिकारी हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, क्योंकि खुद के ही विधायक ने मोर्चा खोला है। तो जी, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मऊ में बीजेपी नेता के राहुल गांधी की जीप काटने के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर बीजेपी नेता पर कड़ी कार्रवाई करने और राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल जी का जीभ काटने की बात कही है। ये हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसके खिलाफ? जिन लोगों ने कहा है कि उनकी जीभ काट लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उनके खिलाफ। वहीं मऊ जिले के घोसी नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनोज साहनी ने पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने बताया कि घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने अपने बेटे और भतीजे को सरकारी कार्यालय में कंप्यूटर सहायक पद पर अवैध ढंग से नियुक्त करवा दिया, जो कि सीधे सीधे नगरपालिका अधिनियम 1916 एक्ट के तहत नियम के विरुद्ध है। वहीं शिकायत देने के बावजूद भी घोसी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मौन है। कि डीएम महोदय आए हुए हैं तहसील दिवस में, तो हम लोगों ने डीएम महोदय को उसका एक ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में जो उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उस जीरो टॉलरेंस को बरकरार रखते हुए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सहने के मूड में नहीं है। इसलिए
हमने जो भ्रष्टाचार हुआ है टाउन एरिया में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है। जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, मंडल अध्यक्ष होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, उसके तहत हमने आज कार्रवाई के लिए डीएम साहब को। विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, क्या पूरी जानकारी है पूरे प्रकरण में और क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ को लेकर के एक अभियान चला रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत में। ऐसे में ये देखा जाए, ये आरोप जो लगाया है घोसी नगर पंचायत में, जो ये मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी, ये भाजपा की ये पंचायत अध्यक्ष भी हैं और चेयरमैन भी हैं। तो देखा जाए तो ये जो भाजपा मंडल के पदाधिकारी जो है मिस्टर मनोज साहनी ने खुद इनके खिलाफ इन्होंने बड़ा एक मोर्चा खोला है, आरोप लगाया है। कभी तहसील दिवस पे, कभी आपके डीएम के ज्ञापन उन्होंने दिया है, कई प्रकार के इन्होंने इस प्रकरण पर भी बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था, परंतु जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई थी। इसको लेकर के इन्होंने तहसील दिवस पे ज्ञापन दिया था और इस ज्ञापन के खिलाफ उन्होंने डीएम को सौंपा था और कहा था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। जी मैम। अच्छा विनय, यहाँ पर जब विपक्ष सवाल उठाता है या कभी भ्रष्टाचार की बात करता है तो मौन करा दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि राजनीति का हिस्सा है, राजनीति की जा रही है। लेकिन जब अपने ही लोग, पार्टी के अपने लोग अपने ही लोगों पर आरोप लगाएं तो उस पर क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी और किस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं? जी, सही कहा आपने। जब विरोधी पक्ष जब आरोप लगाते हैं तो भाजपा के तो इसमें तीखा जवाब होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, उल्टा पुल्टा आरोप लगाया जाता है। परंतु जब खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष जो भी है, उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई, खुद उन्हीं के जो कार्यकर्ता, जब भाजपा के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं तो इस पे बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो चल रहे हैं, उस किस तरह से इस पे सेध लगाई जा रही है भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि मंडल अध्यक्ष ये भाजपा के, इन पे जब कार्रवाई नहीं हो रही तो इससे में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जो दुगना होना चाहिए अगर कार्रवाई होती है, परंतु दुगनी कार्रवाई न होने पर ये लोग बिल्कुल हतोत्साह हो जाते हैं और ये फिर वही घूम फिर करके अपना आरोप लगाते हैं, फिर डीएम को ज्ञापन देते हैं, परंतु कार्रवाई नहीं होने से ये लोग बाद में मौन हो जाते हैं। जी मैम। बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिकंदराबाद के चोला क्षेत्र में ट्यूबवेल के बोरवेल में 2 किसान फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर ट्यूबवेल के बोरवेल से दोनों किसानों को बाहर निकाला गया। सीएचसी पहुंचने पर दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद डीएम सीपी सिंह और एसपी सिटी शंकर प्रसाद भी सिकंदराबाद पहुंचे। आपको बता दें कि सीओ की अगुवाई में थाना पुलिस और दमकल विभाग ने दोनों किसानों का रेस्क्यू किया था। देखिए, आज यहाँ सिकंदराबाद देहात में एक प्राइवेट ट्यूबवेल पर 2 लोग, चंद्रपाल और महेश, काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। ट्यूबवेल 2 महीने से बंद था। आज वो उस ट्यूबवेल को चालू करने के लिए बोरवेल में उतरे थे और संभवतः गैस के रिसाव से हादसा हुआ है। पुलिस विभाग ने, नगर पालिका ने, फायर डिपार्टमेंट में तत्काल तत्परता दिखाते हुए उनको वहाँ से निकाला गया और वहाँ से निकाल करके तत्काल सीएचसी सिकंदराबाद लेकर के आया गया। बट दुर्भाग्य ये रहा कि वो दोनों बच नहीं पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला उन्होंने संज्ञान में लिया है और इन लोगों को पूरे परिवार को सहायता देने के लिए हमें भेजा और पूरा एसडीएम और तहसील के लोग तो यहीं लगे हुए थे। और जीशान अली हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जीशान, क्या पूरा प्रकरण हुआ है, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए दिव्या दर्शनी बताना चाहेंगे, बुलंदशहर के सिकंदराबाद के चोला क्षेत्र में ट्यूबवेल के बोरवेल में 2 जो किसान है वो फंस गए थे। बताया जा रहा है कि जो ट्यूबवेल का बोरवेल है उसमें गैस बन गई थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गए और जब तक उनका रेस्क्यू किया गया, जब तक उनकी जान जा चुकी थी और खुलासा जब हुआ, जब रेस्क्यू टीम ने उनको बाहर निकाला और सीएचसी हॉस्पिटल उन्हें लेकर गए तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो सीपी सिंह हैं बुलंदशहर के डीएम, वो मौके पर पहुंचे और जायजा लिया पूरी घटना का, किस तरह से क्या हुआ है। उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे उनका हाल जानने के लिए, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी दिव्या दर्शनी। जी, बहुत शुक्रिया जीशान जानकारी के लिए।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां दोस्तपुर थाना क्षेत्र के पसियापारा गांव में साइकिल से स्कूल जा रहे मासूम छात्र को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूली छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने बस पर पथराव किया, साथ ही ड्राइवर को बंधक बनाकर जमकर पीटा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की संपत्ति नीलाम करने के बाद अब बागपत जिला प्रशासन ने उनके परिवार के लोगों की 66 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। अभिलेखों में शत्रु संपत्ति घोषित कर इस जमीन को भी प्रशासन नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। डीएम बागपत जेपी सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पाकिस्तान चले गए लोगों के नाम दर्ज संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कराया गया है और पहले की तरह इस संपत्ति की भी नीलामी की तैयारी की जा रही है। ये ग्राम कोताना है बड़ौद तहसील में, और उसमें करीब 5 हेक्टेयर जमीन थी, जिसको हम लोगों ने अभी हाल में अभिलेखों में शत्रु संपत्ति घोषित किया है। ये विषय संज्ञान में आया था 3 जुलाई 24 में, जिसमें हमारे भारत के शत्रु संपत्ति कार्यालय के अधिकारियों ने अवगत कराया था कि ये पूर्व में छूट गई है। तो इसको हम लोगों ने ठीक करा दिया, अभिलेखों में नाम दर्ज करा दिया है शत्रु संपत्ति के रूप में। और जैसा कि आप अवगत हैं, अभी पूर्व में नीलामी हुई थी और 3 गुना दाम पे नीलामी हम लोगों ने करवाई थी पिछले महीने। उसी प्रकार से शत्रु संपत्ति कार्यालय के जो इसमें प्रक्रिया है ऑनलाइन नीलामी इत्यादि की, इसको भी उसी प्रक्रिया से आगे ले जाया जाएगा। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक स्तर की टीमों ने जिले भर में झोला छापों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। डीएम की सख्ती पर अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 12 अवैध अस्पताल क्लिनिकों को सील कर दिया गया। साथ ही कई झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जब हम लोगों का जनसंपर्क होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता दर्शन के माध्यम से या फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये चीज़ जानकारी में आई और हम लोगों ने अपनी 17 टीमें बनाई और 17 टीमों को विभिन्न हॉस्पिटल्स, लैब्स, दवाखाना इन सब पे भेजा। तो वहाँ पर जो चीज़ प्रकाश में आई वो उसके बाद हम लोग ने अराउंड 12 हॉस्पिटल्स को सील कर दिया है और इन हॉस्पिटल्स में लैब और दवाखाना भी है जिसमें हम लोगों को लाइसेंस भी नहीं मिला और जो दवाखाना हम लोग ने सील करे वहाँ पे एक्सपायरी डेट की दवाई भी। लखीमपुर खीरी में बाढ़ कटान पर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निरीक्षण पर सपा नेता रेहान खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री अपनी राजनीति के लिए दौरा कर रहे हैं। बाढ़ कटान से प्रभावित लोग मंत्री के पैरों पर गिर रहे हैं, लेकिन मंत्री उन्हें केवल आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ कटान में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की नदी में समा गई है, जिससे धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई हैं। 2 बार आई बाढ़ ने किसान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार बाढ़ कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं सपा नेता ने पलिया में बाढ़ रोकने के लिए नदी के दोनों ओर बांध बनाए जाने की मांग उठाई है। हर साल बाढ़ के ग्रस्त में आती है और हजारों हेक्टेयर ज़मीन किसानों की नदी में समा जाती है और गन्ना की फसल जो है यहाँ और धान की बहुत बड़ी मात्रा में होती है। वो बाढ़ आने से सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है और धान की भी। इस बार 8 जुलाई को जो बाढ़ आई है वो पूरी तरीके से धान की फसल और गन्ने की फसल को नष्ट कर दिया है और उसके बाद 13 सितंबर को फिर बाढ़ आ गई। जो ये सितंबर में बाढ़ आई है इससे जो कुछ गन्ना बचा था वो सब सारा गन्ना ख़त्म हो गया है और प्रभारी मंत्री इस समय गांव-गांव में जो दौरा कर रहे हैं वो अपनी राजनीति लिए कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर कहीं मंत्री जी को जनता के हित के लिए कदम उठाना होता तो एक बार प्रेस वार्ता करके शारदा पुल से 5 किलोमीटर पश्चिम और 5 किलोमीटर पूरब दोनों साइड में बंधा लगा दिया जाए और जो समाजवादी सरकार ने बनाई हुई 4 लेन सीतापुर से लखीमपुर तक लाई थी, वो आज सरकार चाहे तो लखीमपुर से हमारी ग्वारी फंटा तक 4 लेन कर दिया जाए और शारदा पुल से 5 फुट मिट्टी उसको रोड को ऊंची कर दी जाए तो आने जाने का जो टापू पलिया बन गया ये आवागमन हमेशा चलता रहेगा।
वक्त यहाँ चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए उत्तराखंड में बेहतर अवसर मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत की व्यवस्था बनाई गई है। शैक्षणिक कैलेंडर लागू हुआ ताकि समय पर एडमिशन, एग्जाम और रिजल्ट जारी हो। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने से 41 शासकीय महाविद्यालयों को बेहतर नैक ग्रेडिंग मिली। उद्यमिता विकसित करने के उद्देश्य से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी प्रतिवर्ष 90 शिक्षकों को ट्रेनिंग देने लगा है। प्रतिवर्ष 10 उद्यमिता आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्फोसिस की सहायता से राज्य में IT और तकनीकी कोर्स संचालित होने लगे हैं। विद्यार्थियों को उद्यमिता सीड फंड के रूप में 75,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलने लगी है। रिसर्च करने के लिए शिक्षकों को भी 18 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिलने लगी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से 10,000 विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और 5,000 विद्यार्थियों के प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड सरकार और चेवनिंग के सहयोग से 5 विद्यार्थियों को PG कोर्स के लिए ब्रिटेन में पढ़ने का मौका मिलने लगा है। अब उत्तराखंड में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं जो हमें वो प्लेटफॉर्म सर्व करती है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा, हमारे पेरेंट्स को इतना खर्चा नहीं करना पड़ रहा बाहर जाने के लिए। वो सब कुछ उत्तराखंड में अब प्रोवाइड होने लग गया है। विकल्प रहित संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। बेहतर उच्च शिक्षा, बेहतर कल की दिशा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अमरोहा से खबर का, जहां पालिका अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ सभासदों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इसी बीच धरना स्थल पर पहुंची SDM ने सभासदों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी। वहीं पालिका अध्यक्ष और उनके पति ने सभासदों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। इसलिए बैठे हैं, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। ना तो सफाई हो रही है, ना ही राशन कार्ड बन रहे हैं, ना ही कोई भी काम होने के लिए तैयार नहीं है। ना लाइटें हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है। हर महीने सफाई कर्मी चेंज हो रहे हैं, कोई बोर्ड का रजिस्टर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो बताओ, धरने पे नहीं बैठे तो क्या करें। और वार्ड का हर व्यक्ति हमारे यहाँ पहुँचता है, बोले भाई काम करवाओ, सड़क नहीं बन रही, हर जगह सड़क कच्ची पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, बताओ क्या करें। आज हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी नगर पालिका अब से 1.5 साल पहले बहुत स्वच्छ और प्रगतिशील, जब से ये हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, इन्होंने सब विकास कार्य धूमिल कर दी। पथ विकास व्यवस्था धूमिल है, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सब ध्वस्त कर दी। इनका सिर्फ एक इरादा है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही। सरकार हर महीने इन्हें 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए हर योजनाओं के लिए पैसे भेज रही है। ये राशन कार्डों में भी खेल कर रहे हैं। राशन कार्डों में सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि सरकार राशन कार्ड कटवा रही है। राशन कार्ड के फार्म यहाँ रखे हैं, 1 साल हो गया, इन्होंने राशन कार्डों को, फार्मों को अभी तक जिले पे नहीं भेजा। तो राशन कार्ड तभी बनेंगे जब ये भेजेंगे। ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नगर पालिका अब से 1.5 साल पहले बहुत स्वच्छ
और प्रगतिशील। जब से ये हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, इन्होंने सब विकास कार्य धूमिल कर दिए। पथ विकास व्यवस्था धूमिल है, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सब ध्वस्त कर दी। इनका सिर्फ एक इरादा है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पैसा। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर तस्करी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं सोनौली थाना क्षेत्र में स्थित श्यामकाट गांव में एसएसबी जवानों को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जवानों ने बगीचे से एक पिकअप में लदा 126 कैरेट चाइनीज आम बरामद किया है। साथ ही मौके पर पिकअप चालक को गिरफ्तार कर नौतनवा कस्टम को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान के निर्माण के दौरान शटरिंग में लगी बल्ली टूटने से हादसा हो गया। शटरिंग की बल्ली टूटने से 3 मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।